हेलो दोस्तों, आज हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है जिनको संविधान प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान का दर्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम प्रस्तावना को पढ़कर पूरे संविधान को जान सकते हैं कि संविधान क्या चाहता है। इसी कारण से के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। देखिए, प्रकृति इसकी वाद योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है। देखिए, इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है। देखिए, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा की बात करें अगर हम, तो प्रस्तावना की भाषा है, लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब हम बात करेंगे इसका आधार क्या है। देखिए, प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव ही इस प्रस्तावना का आधार बना। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश हैं, दो मामले हैं। पहला है बेरूवाड़ी का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है संविधान की व्याख्या करने में। दूसरा केस है केशवानंद भारती का 1973 में। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, अर्थात संविधान के उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे से संबंधित है। इसी प्रकार प्रस्तावना के भी उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे से संबंधित है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना है क्या। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पूरी प्रस्तावना में बताता हूं आपको। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ध्यान रखना, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। देखिए, यह संविधान की प्रस्तावना है। अब इसके प्रत्येक शब्द पर हम चर्चा करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न ना छूटे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका स्रोत क्या है। देखिए, स्रोत इसका है जनता, भारत की जनता। देखिए, इसमें जो शब्द लिए गए हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया गिव टू अवर सेल्व्स, हम भारत के लोग स्वयं को देते हैं। तो संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। यहां एक प्रश्न उठता है, कुछ लोग आलोचना करते हैं कि संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था,
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर इसका गठन किया गया था। ये सत्य है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था, लेकिन आने वाले इलेक्शनों में भारत की जनता ने दिखा दिया कि संविधान का स्रोत वही है, वही पावर देती है सरकार को। इलेक्शन में उसने यह साबित कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि भारत का संविधान क्या चाहता है। पहला पॉइंट इसमें यह बनता है कि भारत का संविधान भारत को क्या बनाना चाहता है। देखिए इसमें 5 पॉइंट आते हैं कि हमारे देश का संविधान भारत को क्या बनाना चाहता है। तो इसमें है, देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 5 पॉइंट हैं। इनका क्रम भी पूछ लेता है कि इनका क्रम लगाइए, किस क्रम में संविधान में दिए गए हैं। इन 5 पॉइंटों पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, संपूर्ण लगा हुआ है और प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सुपर पावर हैं, सर्वोच्च शक्ति संपन्न है। देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है, ये राजनीतिक अवधारणा है, जब राज्य को सारी पावर्स होती हैं, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, तो उसको संप्रभुता संपन्न कहा जाता है। भारत के पास ये पावर है, आंतरिक दृष्टि से भी है और बाहरी दृष्टि से भी है, इसलिए भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा पॉइंट इसमें है समाजवादी। तो ये समाजवादी का अर्थ क्या होता है, इसको भारत के इलेक्शन से मैं समझाना चाहूंगा एक उदाहरण के द्वारा। देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो एक नेता क्या कहेगा, मैं समाजवादी हूं। दूसरा नेता कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये समाजवादी नहीं है, मैं समाजवादी हूं। तीसरा नेता क्या कहेगा, ये दोनों फर्जी समाजवादी हैं, असली समाजवादी मैं हूं। यार, हर कोई अपनाना चाह रहा है। ये कैसी विचारधारा है कि हर कोई समाजवादी बनना चाह रहा है। हमारा संविधान भी भारत को समाजवादी बनाना चाहता है। तो समाजवाद को समझने के लिए कार्ल मार्क्स की विचारधारा को थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। जर्मन विचारक हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, सरकार शोषण का यंत्र है और निजी संपत्ति की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज का निर्माण होना चाहिए, निजी संपत्ति का अंत होना चाहिए, संपत्ति समाज की होनी चाहिए। इस प्रकार के संगठन को, इस प्रकार के समाज को हम साम्यवाद कहते हैं। अब बात करते हैं समाजवाद की। देखिए, समाजवाद का रूप काफी बिगड़ गया है। प्रोफेसर CEM जोड़ ने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है कि उसका रूप बदल गया है, बिगड़ गया है। क्यों? सभी ने इसको पहनने का प्रयास किया है। भाई, सर का साइज अलग अलग होता है। अब जब टोप को जबरदस्ती पहनेंगे तो उसका रूप बिगड़ जाएगा। समाजवाद भी इसी तरीके से हो गया है कि हर कोई अपनाना चाहता है, अपने तरीके से अपनाना चाहता है, तो इसका रूप बिगड़ गया है। तो यहां पर जो हम बात करते हैं समाजवाद की, इसके साथ जब तक कोई विशेषण ना जुड़े तो लोकतांत्रिक समाज की बात की जाती है। लोकतांत्रिक समाज का मतलब क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक समाज का मतलब है लोकतंत्र के तरीके से, लोकतांत्रिक तरीकों से हमें समाजवाद को लाना है। देखिए, समाजवाद को आप एक लाइन में समझ लीजिए। इसका सीधा सा मीनिंग होता है सभी प्रकार के शोषण का अंत हो जाना चाहिए। लेकिन उसको अंत करने का तरीका क्या है? अगर हम क्रांति से उनको अंत करें, खूनी क्रांति से अंत करें, तो ये साम्यवाद आ जाता है, मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक तरीकों से उन शोषणों को अंत कर दें तो ये विकासवादी समाजवाद आ जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद आ जाता है। इसमें हम यही बात करेंगे, जो हमारे संविधान में समाजवाद की बात की गई है वो लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना है। अगले बात है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है, देखिए, समाजवाद, इसका पंथ निरपेक्षता का इंग्लिश मीनिंग जो है सेकुलरिज्म दिया गया है संविधान में। लेकिन जब इसका हिंदी में डबिंग की गई तो चर्चा ये हुई कि इसको धर्मनिरपेक्ष रखा जाए या पंथ निरपेक्ष रखा जाए। तो काफ़ी चर्चा के बाद यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द
रखा गया। देखिए, पंथ निरपेक्ष जो है एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि धर्मनिरपेक्ष एक नेगेटिव अवधारणा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य अलग हो जाता है, तटस्थ हो जाता है धर्म के मामलों से। लेकिन पंथ निरपेक्ष में सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाती है, बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष बनाना है। इसके बाद आता है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य बनाना है भारत को। देखिए, लोकतंत्र दो तरीके का होता है। यहां पर हम देखते हैं, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। देखिए, जब जनता सीधे शासन करती है, तो उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में अभी भी ये मौजूद है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में 500 लोग रहते हैं और वो किसी मैदान में इकट्ठे हुए, किसी खेत में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने लिए नियम बनाए। तो ये क्या हुआ? जनता का शासन हो गया। जनता ने स्वयं अपने लिए नियम बनाए, स्वयं अपने ऊपर शासन किया। अब्राहम लिंकन ने भी कहा ना, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो ये सीधा लोकतंत्र हो गया, जनता ने स्वयं नियम बनाए। अब लेकिन बड़े राज्य हैं वर्तमान समय में, जैसे भारत की बात कर लें, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। क्या आप समझते हैं 140 करोड़ लोग या 100 करोड़ लोग भी किसी मैदान में, किसी पार्क में इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अगर आप इकट्ठे कर भी लोगे, 50 लाख, 100, 1 करोड़, 2 करोड़ को इकट्ठे कर भी लोगे तो वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। इसी कारण से इसका विकल्प आता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र विकल्प आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको हम प्रतिनिधि शासन भी कहते हैं। अर्थात इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं और फिर वो हमारे लिए नियम बनाते हैं। तो भारत में लोकतंत्र है लेकिन अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्टली लोकतंत्र है जनता के शासन। अगला पॉइंट है गणतंत्र। अब हम गणतंत्र पर बात करेंगे। देखिए, गणतंत्र का सीधा मीनिंग ये होता है कि जो हमारे देश का जो राज्य अध्यक्ष है, जैसे राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाएगा। और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो आनुवंशिक नहीं होता है। गणतंत्र का मीनिंग यही है कि हमारा राज्य अध्यक्ष जो है वो आनुवंशिक नहीं होगा। जैसे राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा राजा बन जाता है, फिर उसका बेटा राजा बन जाता है। लेकिन गणतंत्र का मीनिंग ये है कि चुनाव होगा राज्य अध्यक्ष का एक समय के बाद, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक उस पद तक पहुंच सकता है, राज्य का अध्यक्ष बन सकता है। तो जनता द्वारा चुनाव होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। इसी को गणतंत्र कहते हैं। कि संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को क्या प्राप्त कराना चाहती है? क्या प्राप्त कराना चाहती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराना चाहती है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता है। इस तरीके के प्रश्न वो पूछ लेता है। पहले हम बात करेंगे न्याय की। देखिए, न्याय 2 तरीके का होता है, एक कानूनी न्याय, एक सामाजिक न्याय। कानूनी न्याय का मतलब कानून के अनुसार न्याय प्रदान करना, जो न्यायपालिका प्रदान करती है। सामाजिक न्याय मीन सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है कि समाज में वितरण किस प्रकार का है। किस चीज का वितरण? सेवाओं का वितरण, अवसरों का वितरण, संपदाओं का वितरण, लाभों का वितरण, सम्मानों का वितरण, शक्तियों का वितरण किस प्रकार का है। ये वितरण उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसी को सोशल जस्टिस कहते हैं। अगर समाज में कुछ गिने चुने लोग अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हो जाएं और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भूखे पेट सोने को मजबूर हो जाएगा, तो इस प्रकार के समाज को न्यायपूर्ण समाज नहीं कह सकते। इसलिए वितरण उचित होना चाहिए, इसी को सोशल जस्टिस। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। देखिए, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं कि प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। देखिए, स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की है।
ये क्यों दी गई है? क्योंकि स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता, इसलिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। इसी तरीके से तो आपका डेवलपमेंट होगा, आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। इसी प्रकार यह अनुच्छेद 19 में दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसी प्रकार उपासना की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं जो आपका विश्वास कहता है। अब हम बात करते हैं समता की। देखिए, समता 2 प्रकार की इसमें दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। प्रतिष्ठा होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए उसका। अनुच्छेद 15 यही तो कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, बोलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अवसर की समता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी नौकरी को प्राप्त कर सकता है, कोई बिजनेस खोल सकता है, अवसर की स्वतंत्रता है, उसको आजादी है, क्षमता है। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है बंधुता, फ्रेटर्निटी। देखिए, बंधुता क्या है? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। 2 प्रकार की आ रही है इसमें। एक तो व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। यही तो है मानव अधिकार, यही तो मनुष्यता है। जानवरों में और मनुष्य में यही तो अंतर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, प्राण का अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीने का अधिकार है, लेकिन केवल जीने का अधिकार नहीं है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। मानव गरिमा के साथ, तो गरिमा होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की। तो हमें ऐसी बंधुता बढ़ानी है, ये बंधुता है, भाईचारा बढ़ाना है। बंधुता मीन्स भाईचारा। हमको ऐसा भाईचारा बढ़ाना है जिससे मानव की गरिमा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ साथ हमको ऐसा भाईचारा बढ़ाना है कि राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित हो सके। देखिए, एकता का मतलब ये होता है सभी मिलजुल कर रहे हैं और देश के लिए उनके देश प्रेम की भावना हो, इसी को हम एकता कहते हैं, राष्ट्रीय एकता कहते हैं। और अखंडता, भारत को टुकड़े नहीं किए जा सकते। अखंडता में अखंड भारत बनाना है। आपने सुना भी होगा, अखंड भारत का निर्माण करना है, मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम क्या बनाना चाहता है भारत का संविधान क्या बनाना चाहता है? भारत को अखंड भारत बनाना चाहता है। 42वां संशोधन बहुत पूछा जाता है। अब तक पूरी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना का संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, ये आप याद कर लेना। इसके बाद आता है एक प्रश्न हो रहा था जो पूछा था कि संविधान की आत्मा क्या है। ये संशय करता है, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो हम प्रस्तावना को आंसर लगाएंगे। और ये पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उस अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कह दिया है। लेकिन अगर संविधान की आत्मा पूछता है तो प्रस्ताव